वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एम्ब्रियोलॉजी पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है। हमने पार्ट फर्स्ट में टेपिटम की स्ट्रक्चर तक बात की थी, साथ ही ये भी जाना कि टेपिटम क्या कार्य करता है। इसी का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में लेयर डिस्क्रिप्शन जाना था कि लेयर्स किस प्रकार से बनती है और कौन सी लेयर क्या करती हैं। ये एपिडर्मिस हमने बात की थी, उसके बाद में एंडोथीशियम, उसके बाद में मिडिल लेयर, उसके बाद में टेपिटम। हमने ये भी जाना कि यहाँ पर जो सेंट्रल सेल होती है वो भविष्य में किस प्रकार से रिपीटेटिव डिवीज़न द्वारा पहले स्पोरोजीनस टिश्यू बनाती हैं और स्पोरोजीनस की प्रत्येक सेल भविष्य में 4 माइक्रोस्पोर बनाती हैं। 4 माइक्रोस्पोर बनाती हैं। ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हमने एंथर कहा है। एक्चुअल में ये एंडोस्पर्म के अंदर आता है। अब हम इसके सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे जो इससे रिलेटेड है, गाइनोसियम। गाइनोसियम फ्लोर का फर्स्ट रोल है जो किसी भी पुष्प के पुष्पासन पर बीच में स्थित होता है। अगर डायग्रामेटिक कंडीशन देखें तो ये नीचे से थोड़ा सा फूला हुआ और ऊपर से एक डिस्क रूप में होता है। इसे बोलेंगे वर्तिकाग्र। स्टिग्मा। ये जो नीचे फुला हुआ भाग है वो है अंडाशय, ओवरी, और जो इनको कनेक्ट करके रखता है वो है वर्तिका, स्टाइल। वैसे तो ये पूरा भाग गाइनोसियम कहलाता है, लेकिन एक यूनिट की बात करें, जैसे कि ये एक यूनिट है फिलहाल आपके सामने, तो ये एक यूनिट कार्पल कहलाएगी। इसको बोलेंगे हम कार्पल। इसका सबसे इंपॉर्टेंट भाग अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर हमें एक विशिष्ट संरचना देखने को मिलती है, इसे हम ओव्यूल कहते हैं। हम अगले टॉपिक में ओव्यूल और ओव्यूल के टाइप पढ़ेंगे, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम इसके बारे में स्ट्रक्चर जान रहे हैं तो यहीं इसको छोड़ते हैं। ओव्यूल के बारे में बात करें तो ओव्यूल जो है वो बेसिकली मैन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि भविष्य में ये सीड में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जो आप अंडाशय देख पा रहे हो ये भविष्य में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कह सकते हैं कि जो सीड है वो कवर्ड बाय फ्रूट शीथ, इसीलिए इन पौधों को हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। एंजियो इट मीन्स आवृत और स्पर्म मीन्स सीड और बीज, आवृत बीजी। लेकिन हमें चूंकि अभी मुख्य रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करनी है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो हम सीधा ओव्यूल पर आते हैं, क्योंकि हम ओव्यूल के विषय में जानेंगे। ओव्यूल बेसिकली एक फ्लैशी स्ट्रक्चर है, शुरू में समान प्रकार की कोशिकाओं से बनी हुई है, जिसकी सारी कोशिकाएं एक ही प्रकार की होती हैं। होमोजेनस टिश्यू कहलाती हैं ये। और
इनके चारों ओर दो इंटेगुमेंट होते हैं, अध्यावरण। जिन्हें हम आउटर और इनर इंटेगुमेंट कहेंगे। आवर्तबीजियों में दो अध्यावरणीय दशा आपके सामने है। जहां भी दो अध्यावरण पाए जाएं उससे हम बाइटैगमिक दशा कहेंगे। ये एक प्रकार का अंतर भी है जो हमें जिम्नोस्पर्म और आवर्त बीजों में डिफरेंस कराता है। जिम्नोस्पर्म की जहां तक बात करें वहां पर यूनिटैगमिक कंडीशन होती हैं, तो हमें मोटे तौर पर ये याद रखना चाहिए कि ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का डिफरेंस है। ऊपर की ओर जहां पर ये एक ओपन पोर रखते हैं उसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं, और नीचे जहां पर ये जुड़ते हैं उसे हम चलेजा कहते हैं। चलेजा पुष्पासन से जुड़ा होता है। डेवलपिंग कंडीशंस में यहाँ पर हमें एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। किस प्रकार से होता है हम उसके बारे में भी जानेंगे। ओव्यूल की जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, उसके अनुसार भी इसके बहुत सारे टाइप हैं, वो भी हम जब ओव्यूल को जानेंगे तभी पढ़ेंगे। हम ये यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर मेगास्पोर का निर्माण किस प्रकार से होता है। पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन को अगर हम छोड़ दें, जहाँ पर बहुभ्रूणता है उनको अगर हम छोड़ दें, तो सामान्यतया माइक्रोपाइल की ओर स्थित कोई भी न्यूसिलर सेल, न्यूसिलस या न्यूसिलर सेल, ये भाग है, इसको हम बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय, जिसकी सारी कोशिकाएं 2n होती है, ये अभी अभी ने पढ़ा। यहाँ की कोई एक कोशिका आकार में अन्य कोशिकाओं से बड़ी हो जाती है और इसे हम मेगा स्पोर मदर सेल कहेंगे। मेगा स्पोर मदर सेल जो कि बीजांड काय की कोशिका से ही बनी है, बीजांड काय 2n है, तो मेगा स्पोर मदर सेल भी 2n है। पहले मैंने बताया कि बहुभ्रूणता की कंडीशन को छोड़ दें तो सामान्यतया एक बीजांड काय में एक मेगा स्पोर मदर सेल सक्रिय होती हैं। आवश्यकता अनुसार अलग अलग प्लांट्स में एक से ज़्यादा भी सक्रिय हो सकती हैं। फिलहाल हम एक मेगा स्पोर मदर सेल की बात करते हैं। इस एक मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। मियोसिस फर्स्ट, उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर लीनियर ऑर्डर में दो कोशिकाएं बन जाती हैं, और उसके बाद में मियोसिस सेकंड, जिससे यहाँ पर 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। अरेंजमेंट डायग्रामेटिकली आप देख पा रहे हैं कि ये इसका माइक्रोपाइलर रीजन है और ये इसका चेलेजल रीजन है। ऊपर की ओर पोषणीय कमी की वजह से ऊपरी मेगास्पोर फंक्शनली सक्रिय नहीं रह पाते, इसीलिए ये 3 समय के साथ डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे और केवल एक चेलेजल माइक्रोस्पोर सक्रिय मेगास्पोर के रूप में कार्य करेगा। इसे कहेंगे हम एक्टिव मेगास्पोर। क्लियरली अंडरस्टूड है कि यहाँ पर मियोसिस हो चुका है, तो यहाँ पर जो भी सेल मेगास्पोर आपके सामने हैं कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। लेकिन चूंकि 3 नष्ट हो चुके हैं,
इसलिए ये जो एक सक्रिय मेगास्पोर है वो भी N है। तो इस प्रकार से एक बीजांडकाय में हमें एक सक्रिय मेगास्पोर देखने को मिलता है। जहाँ तक हम बात करें सक्रिय मेगास्पोर की, ये धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाता है और इसमें एंडोमाइटोसिस अंतः समसूत्री विभाजन शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर 1 से 2 केंद्रक बनते हैं। ये दोनों केंद्रक ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। व्यवस्था हमें इस प्रकार की देखने को मिलती है। और फिर एंडोमाइटोसिस सेकंड संपन्न होता है, जिसकी वजह से 4 और फिर थर्ड होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर दोनों सिरों पर 4 केंद्रक बन जाते हैं। ये अब हम इस डायग्राम को देखें तो हम पाएंगे कि प्रत्येक छोर पर 4 है, जिनमें से एक केंद्रक बीच में आ जाता है। और फाइनली इसका अरेंजमेंट व्यवस्था हमें इस प्रकार की देखने को मिलती है। दोनों सिरों पर 3 और 3 न्यूक्लियस, बीच में 2। ये सारा डेवलपमेंट इसके अंदर चल रहा है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर है, तो ये न्यूक्लियस का भाग, इसके चारों ओर इंटेगुमेंट भी है। तो हम यहाँ पर इंटेगुमेंट बनाते हैं, ये इनर और ये आउटर इंटेगुमेंट। और फर्दर इसमें सेल वॉल का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो ये है एग सेल, दोनों सहायक सेल, नीचे की ओर एंटीपोडल्स और बीच में पोलर बॉडी। यहाँ पर सेंटर में एग सेल है, साइड में सिनर्जिड है, इसलिए हम इनको एग एपरेटस अंड समुच्चय कहते हैं। बीच में आप देख पा रहे हो ध्रुवीय कोशिकाएं, पोलर सेल है, और नीचे की ओर एंटीपोडल्स का समूह है। प्रतिव्यासित कोशिकाएं। ये जिसके अंदर एक सेल, ध्रुवीय कोशिकाएं, एंटीपोडल्स है, इसे हम भ्रूण कोश कहते हैं। कारण कि यहाँ पर भविष्य में एक सेल फ्यूज होकर भ्रूण का निर्माण करती हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो डायग्राम में कि हमारे पास न्यूक्लियस की संख्या 8 थी। यहाँ भी आप देख पा रहे हो कि 3 और 3 6 और 2 8, और फाइनली जो सेल कन्वर्टेशन हुआ, सेल जो बनी वो 7। तो इस प्रकार के भ्रूणकोश को 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एंडोस्पर्म कहते हैं, एम्ब्रियोसैक कहते हैं, या इसे पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसैक भी कहेंगे। ये आवर्त बीजों की मुख्य विशेषता है। तो इस टॉपिक में हमने जाना कि किस प्रकार से एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, उसका नेम क्या है, कितनी सेल्स होती हैं, कौन सी सेल किस और व्यवस्थित होती हैं। अगले टॉपिक में हम इनके फर्टिलाइजेशन और फर्दर डेवलपमेंट की बात करेंगे। तब के लिए धन्यवाद।